यहाँ हम टॉपिकल एजेंट का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टॉपिकल एजेंट देखा था कि व्हाट आर टॉपिकल एजेंट, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट, ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था। उसके साथ साथ व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये चीज़ें हमने कवर किया था। इससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो वहाँ हमने उसको डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन उसको अपलोड किया था कि व्हाट आर द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उस चीज़ को डिस्कस किया था। अब यहाँ इसी से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट ख़ास तौर से उससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, हम यहाँ उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है और उसके साथ साथ बोरिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट है और क्लोरिनेटेड लाइम है। तो ये सारे कंपाउंड्स हम यहाँ एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो हम इसको H2O2 करके लिख सकते हैं, H2O2। और इसका स्टैंडर्ड एज़ पर IP देखेंगे तो हम इसके स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं कि एज़ पर IP हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन कंटेंस, अगर इसकी स्ट्रेंथ के अंदर देखेंगे, इट इज़ अवेलेबल इन 2 strength. Hydrogen peroxides are available in 2 strength, 100 volume and 20 volume. 100 volume and 20 volume. 100 volume अगर इसको परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो 100 volume it contains not less than 26% and not more than 28% weight by weight of H2O2। और 20 वॉल्यूम को देखेंगे, इट कंटेंस 6% वेट बाय वेट ऑफ H2O2। हम इसको लिख सकते हैं कि 20 वॉल्यूम स्ट्रेन का जो हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 6% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 होता है। और ये जो 100 वॉल्यूम है और 20 वॉल्यूम है, जिसका 100 वॉल्यूम का परसेंटेज 26 to 28% है, डेट मीन्स इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू अबाउट 100 वॉल्यूम ऑफ इट्स अवेलेबल ऑक्सीजन एंड 20 वॉल्यूम ऑफ इट्स अवेलेबल ऑक्सीजन। के इसका जो वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम इसका अवेलेबल ऑक्सीजन का है। और इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लिख सकते हैं इट इज़ ए क्लियर कलरलेस लिक्विड, ओडरलेस, and it decompose immediately when it contact with organic oxidizable matter। जब ये ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजेबल मैटर के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है। और इमीडिएटली अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो भी ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके कांटेक्ट में आता है तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके एक्ट करेगा। और जब जो रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा, कभी कभी ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क करता है। जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ के कांटेक्ट में आएगा तो इट आल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये उनके कांटेक्ट में आएगा तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करता है। और अगर इसके यूजेस देखेंगे तो यूजेस बहुत इजीली हम उसके यूजेस लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज एज ए एंटीसेप्टिक एंड टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट। It is used as an antiseptic and topical disinfectant. It is also used as a wound cleanser and deodorant। के जो ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो ज़ख़म के अंदर, वुंड्स के अंदर जो स्मेल आती है, ख़राब स्मेल आती है इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस स्मेल को कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसलिए इसको बोल सकते हैं एज ए डिओडोरेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द ईयर वैक्स। जो ईयर, कानों में से वैक्स को रिमूव करने के लिए भी, कान में मैल हो जाता है, वैक्स आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए माउथ वॉश। इसको
जो है माउथ वॉश एंड गार्गल करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर ब्लीचिंग हेयर, बालों को ब्लीच करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके यूजेस लिख सकते हैं। अब इसके स्टोरेज कंडीशन देखें तो स्टोरेज कंडीशन में भी हम इसको लिख सकते हैं, स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर and in a cool place, store in light resistant container in a cool place, and the bottle should not be closed with the glass, bottle should be closed with the glass and suitable plastic cap। जो है बॉटल है जो है क्लोज होना चाहिए, और उसमें जो कैप है मेटालिक कैप उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मेटालिक कैप यूज़ किया तो इजीली वो बहुत फास्ट डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हमेशा जो कैप भी हम यूज़ करते हैं वो कैप भी जो होना चाहिए वो ग्लास की होना चाहिए या फिर प्लास्टिक की होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है हम उसको नेक्स्ट कंपाउंड है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट है, और अगर इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो हम सब इसको जानते हैं कि KMnO4 इसका केमिकल फार्मूला है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे तो इट अकर्स एज ए डार्क पर्पल और ब्राउनिश ब्लैक ग्रैनुलर पाउडर। अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये डार्क पर्पल कलर और ब्राउनिश ब्लैक ग्रैनुलर पाउडर फॉर्म में होता है, और प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स फॉर्म में भी होता है, हैविंग ए मेटेलिक लस्टर इसके होते हैं। और उसके साथ साथ इट इज़ ओडरलेस, सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन बॉइल्ड वाटर, के कोल्ड वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और बॉइल्ड वाटर के अंदर जो है वो फ्रीली सोल्यूबल होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लिख सकते हैं। इसके यूजेस में अगर हम देखेंगे तो इट इज़ यूज एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग अल्सर्स एंड एब्सेसेस। अगर अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए माउथ वॉश एंड गार्गल। हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी ये देखा था कि ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट करके यूज़ कर सकते हैं, वोंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, माउथ वॉश एंड गार्गल। तो यहाँ पर भी हम इसको ये तीनों यूजेस पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गैस्ट्रिक लेवेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग। गैस्ट्रिक लेवेज, अगर कोई नार्कोटिक ड्रग ले लेता है और उसका डोज बहुत हाई हो जाता है और नार्कोटिक ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, तो नार्कोटिक ड्रग की पॉइजनिंग का जो, अगर वैसे भी जनरल वे में अगर हम देखें कि कोई अगर पॉइजन कंज्यूम करता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी ट्रीटमेंट ये है कि जो इंटेस्टाइन है और स्टमक है, अगर इसको वॉश कर दिया और जो पॉइज़न इसने किसी ने कंज्यूम किया है वो पॉइज़न को मोशन के ज़रिए से, लैट्रिन के ज़रिए से क्लियर कर दिया, तो बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले अगर हमने इसको क्लियर कर दिया, एब्जॉर्ब होने नहीं दिया, तो उसकी वजह से बॉडी में पॉइज़न एब्जॉर्ब नहीं होगा और पॉइज़न का इफ़ेक्ट कम होगा। तो जो इंटेस्टाइन को और स्टमक को क्लियर करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उस सिस्टम को गैस्ट्रिक लेवेज बोलते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द गैस्ट्रिक लेवेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। अगर सांप काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्टोरेज कंडीशन देखेंगे तो स्टोरेज कंडीशन के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की स्टोरेज कंडीशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर, को हम इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो पोटेशियम बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड है। अगर इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे H3BO3 इसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। और अगर सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम दे
तो सिनोनिम के अंदर ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरेसिक एसिड, इसका सिनोनिम लिख सकते हैं इसको। ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरेसिक एसिड इसका सिनोनिम लिख सकते हैं। और इसमें इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम बोल सकते हैं इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और वाइट क्रिस्टल्स और कलरलेस शाइनी प्लेट्स के वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में या कलर वाइट क्रिस्टल्स फॉर्म में या शाइनी प्लेट फॉर्म में ये रहता है। और ग्रीसी टू टच, ग्रीसी टू टच, जब उसको हम टच करेंगे तो ऐसा ग्रीसी फीलिंग होता है, ग्रीसी फीलिंग होता है। सोल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल, सोल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल एंड फ्रीली सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर। ये इथेनॉल में और वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन बॉइलिंग वाटर में जो है वो फ्रीली सोल्यूबल है। और फ्रीली सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, ऐसे ही इथेनॉल के अंदर और ग्लिसरीन के अंदर में भी ग्लिसरीन के अंदर में भी ये फ्रीली सोल्यूबल है। ये हम इसके लिख सकते हैं। और इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर इसको हम देख सकते हैं कि इट इज़ ए वेरी वीक एसिड, बोरिक एसिड, इट इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अल्कली, कि ये जो है बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, इसकी वजह से उसको डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट नहीं कर सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है, इसके साथ डायरेक्टली हम टाइट्रेट नहीं कर सकते हैं। बोरिक एसिड ये एक बहुत ही वीक एसिड है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली। और अब इसके बाद जब इसका अगर टाइट्रेशन करना है, अगर हमने इसके साथ इसका टाइट्रेशन किया तो टाइट्रेशन के बाद जो एंड पॉइंट आएगा, टाइट्रेशन की रीडिंग आएगी, वो शार्प नहीं रहेगी। एंड पॉइंट आएगा, टाइट्रेशन का रिज़ल्ट आएगा, वो एकदम शार्प नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो एक्यूरेट रिज़ल्ट को लाने के लिए और शार्प रिज़ल्ट और शार्प एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमको शार्प एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका टाइट्रेशन करना है, तो इसका एक मेथड है। कभी कभी ये रीज़न पूछता है कि वाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड या फिर वाई ग्लिसरीन इज़ यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड, वाई ग्लिसरीन इज़ यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ, वाई द ग्लिसरीन इज़ यूज इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। कि अगर हम इसकी परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने के लिए जो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसको ऐसे बोलते हैं। परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने के लिए जो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसको ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी ये रीज़न पूछता है कि बोरिक एसिड के ऐसे में ग्लिसरीन को या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड में मैनिटॉल है, सॉर्बिटॉल है, ये सब पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, ग्लिसरीन भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। तो इसके टाइट्रेशन के अंदर बोरिक एसिड के टाइट्रेशन में ग्लिसरीन है, मैनिटॉल है, सॉर्बिटॉल है। ये मीनिंग है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड को क्यों यूज़ करते हैं। तो बहुत इजीली इसका हम रीज़न दे सकते हैं कि व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, मोनिटॉल, मोनोप्रोटिक एसिड इज फॉर्म। मोनोप्रोटिक यानी उसकी एसिड क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोटॉन के डोनेशन की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। मोनोप्रोटिक एसिड इज फॉर्म विच इज़ 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड देन नॉर्मल बोरिक एसिड, विच इज़ 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड देन नॉर्मल बोरिक एसिड। तो बहुत इजीली हम इसका रीज़न लिख सकते हैं। अगर किसी ने रीज़न पूछा वाई ग्लिसरीन, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, डेट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड, या फिर वाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरीन, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल्स आर यूज इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। अगर इसको भी पूछ रहा है तो बहुत इजीली हम इसको लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अल्कली। व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, मोनोप्रोटिक एसिड इज फॉर्म।
monoprotic acid is formed which is 1000 times stronger boric acid, which is 1000 times stronger acid than normal boric acid. कभी कभी इसको पूछता है write the reaction of boric acid with glycerin, write the reaction of boric acid with glycerin, कि ग्लिसरीन के साथ बोरिक एसिड का क्या रिएक्शन होता है. अगर बोरिक ग्लिसरीन का देखेंगे फार्मूला तो हम लिख सकते हैं CH2OH CHOH CH2OH. ये ग्लिसरीन है. इसके दो मॉलिक्यूल अगर हमने टाइट्रेशन के अंदर यूज़ किया और बोरिक एसिड है, इसको जैसे हमने बोरिक एसिड H3BO3 लिखा था, तो हम अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें H3BO3 ताकि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और कौन सा रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इजीली लिख सकते हैं. H3BO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं BOH OH OH. तो ये लिखें. अब इसके बाद जो रिएक्शन है, ये ग्लिसरीन जो है बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है. इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसके बाद इसका ग्लिसरोबोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ग्लिसरोबोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये कॉम्प्लेक्स जैसे हमने बोरिक एसिड का फार्मूला लिखा है वैसे ही दो बोरिक एसिड है, तो एक को तो हम ऐसा लिख दें CH2OH CHOH, एक लिखें CH2OH. इस तरीके से लिखें इसको CH2OH CHOH CH2OH. एक मॉलिक्यूल हो गया. यहाँ दो मॉलिक्यूल यूज़ किए. अब दूसरे मॉलिक्यूल को साइड में यहाँ लिखें कि CH2OH CH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH. बस इसको ट्विस्ट करके लिखा. सेम हमने बोरिक एसिड को लिखा, लेकिन उसको एक मॉलिक्यूल को सही एंगल से लिखा और एक मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करके लिखा. अब इसके बाद ये हाइड्रोजन को यहाँ से कम किया. ये हाइड्रोजन को यहाँ कम करके यहाँ बोरॉन का स्ट्रक्चर, बोरॉन एटम लेकर उसके साथ उसका ऑक्सीजन को अटैच कर दिया. तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ये ग्लिसरोबोरिक एसिड. ग्लिसरोबोरिक एसिड इसके साथ साथ H3O प्लस 2H2O. तो इस तरीके से यहाँ सॉल्यूशन में जो फॉर्म होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहाँ जनरेट होगा, तो इसकी प्रोटॉन डोनेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. इसकी वजह से ये जो नॉर्मल बोरिक एसिड है वो 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. ग्लिसरोबोरिक एसिड ग्लिसरीन के प्रेजेंस में ये एसिड जो है 1000 टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बोरिक एसिड. तो उसके बाद फिर हम इसको इजीली टाइट्रेट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में. तो ये रीज़न हम बहुत इजीली इसके अंदर दे सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ ए वेरी वीक एसिड. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरीन, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल. मोनोप्रोटिक एसिड इज़ फॉर्म. दिस मोनोप्रोटिक एसिड इज़ 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड देन नॉर्मल बोरिक एसिड. इसके बाद सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम इसको बोरिक एसिड के देखेंगे, तो बोरिक एसिड को अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट किया, बोरिक एसिड को अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट किया कि बोरिक एसिड है H3BO3 है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया. अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको हीट किया तो यहाँ पर हमेशा ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है अलग अलग तरीक़े से कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड, कि बोरिक एसिड पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड, कि बोरिक एसिड पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है. तो हम पहला इफ़ेक्ट देख सकते हैं इसको
कि बोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होता है। अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो अब ये बचता है HbO2 जो मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है, मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव एंड मेटाबोरिक एसिड इज फॉर्म। वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव एंड मेटाबोरिक एसिड इज फॉर्म। अब उसके बाद इसको और ज़्यादा हीट किया तो ये जो मेटाबोरिक एसिड है इसको अगर 160 डिग्री सेल्सियस तक के इसको हीट किया, 160 डिग्री सेल्सियस तक के इसको हीट किया तो यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ फिर रिमूव होता है और यहाँ जो बचेगा 2 हाइड्रोजन एटम बचेंगे, बोरॉन के 4 एटम बचेंगे और ऑक्सीजन जो है यहाँ 8 है, 1 या 7 ऑक्सीजन, तो पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होता है। पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव एंड पायरोबोरिक एसिड इज फॉर्म। व्हेन इट इज heated at 160 डिग्री सेल्सियस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरोबोरिक एसिड। तो अगर इसको 160 डिग्री सेल्सियस तक के पायरोबोरिक मेटाबोरिक एसिड को और ज़्यादा हीट किया, यानी बोरिक एसिड को और ज़्यादा हीट किया तो पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होता है। और इसको और व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली, तो और ज़्यादा अगर इसको हीट किया तो ये पायरोबोरिक एसिड बोरॉन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये पायरोबोरिक एसिड जो है बोरॉन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल फिर रिमूव होता है, तो 2-3 तरीक़े से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड? तो हम बोल सकते हैं व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, मेटाबोरिक एसिड इज फॉर्म। व्हेन इट इज हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस, पायरोबोरिक एसिड इज फॉर्म। एंड व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली, बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। और हर बार एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो कभी कभी ये भी बोलता है व्हाट आर द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड? बोरिक एसिड के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कौन से हैं? राइट द नेम ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड। यहाँ क्योंकि हर बार वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, यानी इसका बोरिक एसिड का डिहाइड्रेशन हो रहा है और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। पहला वाटर मॉलिक्यूल निकला तो एक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मेटाबोरिक एसिड है, दूसरा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट पायरोबोरिक एसिड है, तीसरा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो बोरॉन ट्राइऑक्साइड है। तो इसमें ये रिएक्शन अगर हमने लिख दिया तो दोनों भी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम दोनों इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन अगर इसकी देखेंगे, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ये स्टोरेज कंडीशन हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इसके यूजेज हैं तो इट इज़ यूज एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी भी होती है, फंगीस्टैटिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। ये लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है करके इसको यूज़ कर, इट इज़ यूज एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, दैट मीन्स इट हैव बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगीस्टैटिक प्रॉपर्टी। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए माउथ वॉश, आई लोशन एंड स्किन लोशन। इसको माउथ वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं, आई लोशन करके भी यूज़ कर सकते हैं और स्किन लोशन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ यूज एज ए डस्टिंग पाउडर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। डस्टिंग पाउडर होता है उस फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर इसको एज ए बफर करके भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये पूछता है राइट द ऐसे प्रोसीजर ऑफ बोरिक एसिड,
कि बोरिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी अगर हमको मालूम करना है, उसके लिए जो ऐसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए जो ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो बहुत इजीली उसका ऐसे का प्रोसीजर हम लिख सकते हैं कि अगर इसको पूछा राइट द ऐसे प्रोसीजर ऑफ बोरिक एसिड, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वे एक्यूरेटली 2 ग्राम ऑफ boric acid, we accurately 2 gram of boric acid and dissolve in a mixture of 50 ml water and 100 ml glycerine. 50 ml water and 100 ml glycerine. पहले ये जो मिक्सचर है इसको फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाल के प्रीवियसली न्यूट्रलाइज टू फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन, ये जो 50 ml वाटर है और ग्लिसरीन है, इसमें फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन ऐड करके पहले इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, इसके बाद 2 ग्राम बोरिक एसिड को उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं एंड देन टाइट्रेट विद 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। तो इसका प्रोसीजर जो ऐसे प्रोसीजर बहुत इजीली लिख सकते हैं, एग्जाम में कभी कभी इसको पूछा है कि वे एक्यूरेटली 2 gram of boric acid and dissolve in a mixture of 50 ml of water and 100 ml of glycerine previously neutralized to phenolphthalein solution and then titrate with 1 molar sodium hydroxide solution using phenolphthalein solution as indicator। तो फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है उसको यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्लोरिनेटेड लाइम है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्लोरिनेटेड लाइम है। जिसको ब्लीचिंग, जिसका सिनोनिम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सिनोनिम जो है ब्लीचिंग पाउडर है। और अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो CaOCl2H2O, CaOCl2H2O, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CaOClClH2O, दोनों तरीक़े से इसको हम लिख सकते हैं। और इसकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इट इज़ ए डल वाइट पाउडर विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इट इज़ ए डल वाइट पाउडर विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल। जो है अल्कोहल के अंदर में और वाटर के अंदर में स्पेरिंगली सोल्यूबल रहता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर इट ग्रेजुअली डिकम्पोजेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम उसको एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर में, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके यूजेस अगर देखेंगे तो बहुत इजीली इसके यूजेस लिख सकते हैं। इट इज़ यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। It is used as a disinfectant. It is also used for the chlorination treatment of water in swimming pool to disinfect the feces, urine and other organic material। देखिए स्विमिंग पूल के अंदर में, क्योंकि यूरिन भी पॉसिबल है, फेसेस भी पॉसिबल है और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल टू डिसइंफेक्ट द फीसेज है, यूरिन है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उससे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर लेबोरेटरीज, ड्रेन्स एंड एफ्लुएंट्स। जो ड्रेनेज होता है और लेट्रिन बाथरूम में जो सीट्स होती है उसको क्लीन करने के लिए भी एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वुंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। जो वुंड्स के लिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है उसके प्रिपरेशन के अंदर में भी इसको क्लोरिनेटेड लाइम को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। इट इज़ ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। इसको पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट करके भी यूज़ करते हैं। तो अगर स्टोरेज कंडीशन अगर इसको देखें, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर इन ए कूल प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट
स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर इन ए कूल प्लेस एंड द प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है वो सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला अगर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं AgNO3। AgNO3 ये इसका केमिकल फार्मूला है। और इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इट अकर्स एज ए कलरलेस क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ओडरलेस। कि ये जो होता है कलरलेस क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ओडर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, ओडरलेस है। वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन इथेनॉल। वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है और इथेनॉल के अंदर जो है वो सोल्यूबल होता है। और इसके यूजेस में अगर देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के यूजेस में, इट इज़ यूज एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इट इज़ यूज एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इट इज़ ऑल्सो the solution of silver nitrate is applied to reduce the infection in the severe burn. Solution of silver nitrate is applied to reduce the infection in severe burn. अगर कोई जल जाता है और जलने के बाद गहरे ज़ख्म आ जाते हैं और उसके अंदर इन्फेक्शन के होने के चांसेस रहते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन के होने के चांसेस रहते हैं, तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जो बर्न हो गया, जल गया, उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए आई लोशन एंड द प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थाल्मिक नियोनोटरम। नियोनोटरम जो है, जो कंजंक्टिवाइटिस है, जो बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसकी जो आँखें हैं वो लाल हो जाती है, आँखों के अंदर रेडनेस आ जाता है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों की कंजंक्टिवाइटिस के अंदर के उसके ट्रीटमेंट के अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट। इसको एज ए एस्ट्रिंजेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज में अगर हम लिखें तो स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, नॉन मेटेलिक कंटेनर। टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट नॉन मेटेलिक कंटेनर। नॉन मेटेलिक कंटेनर में जैसे ग्लास कंटेनर है, हम उसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो है केमिकल फार्मूला है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, यूजेज है, हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है वो क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट है। क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे तो C22H30Cl2N10 और इसके साथ ग्लूकोनेट है 2C6H12O7। ये इसका केमिकल फार्मूला है। C22H30Cl2N10 twice C6H12O7। तो इस तरीके से इसका हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। और क्लोरोहेक्सिडीन एक आईपी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो इट इज़ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन डाइग्लूकोनेट। इट इज़ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन डाइग्लूकोनेट ऑलमोस्ट कलरलेस एंड और पेल येलो। ऑलमोस्ट कलरलेस और पेल येलो, क्लियर और स्लाइटली ओपेलेसेंस लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। जो इसके अंदर स्मेल जो रहती है वो स्मेल बिल्कुल नहीं रहती और ऑर्डरलेस रहता है। इट इज़ मिसिबल विथ वाटर। इट इज़ मिसिबल विथ वाटर एंड सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड इन एसीटोन एंड इट कंटेन्स not less than 19% weight by volume and it contains not less than 19% weight by volume and not more than 21% weight by volume of C22H30Cl2N10 twice C6H12O7। तो ये इसका स्टैंडर्ड हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर यूजेस देखेंगे तो इसके यूजेस बहुत इजीली इसको यूजेस लिख सकते हैं कि ये एक जर्मिसाइडल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है।
ये जो है एक जर्मिसाइडल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। क्लोरोहेक्सिडीन इज ए जर्मिसाइडल माउथ वॉश दैट रिड्यूसेस बैक्टीरिया इन द माउथ। क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट इज ए जर्मिसाइडल माउथ वॉश दैट रिड्यूसेस बैक्टीरिया इन द माउथ। ये जर्मिसाइडल माउथ वॉश है जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को जो माउथ में है, इसलिए इसको गार्गल करके यूज़ कर सकते हैं। जर्मिसाइडल गार्गल है, माउथ वॉश है, बैक्टीरियोसाइडल गार्गल है, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। अगर इसके यूजेस देखें तो इट इज़ यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। इट इज़ यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स के क्लीनिंग के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल प्लग। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल प्लग। दांतों पे जो जमा हो जाता है, जो डेब्रिस जमा हो जाती है, कोई चीज़ फूड डिपॉजिट हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर इन्फेक्शन ऑफ माउथ। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर द इन्फेक्शन ऑफ माउथ। ये ख़ास तौर से माउथ के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो टॉपिकल एजेंट और ख़ास तौर से एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैटेगरी के ये सारे ड्रग है, जिसमें एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इस टाइप से क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला, सिनोनिम एंड यूजेस एंड राइट द स्टोरेज कंडीशन, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ एग्ज़ाम में पूछता है इसके अंदर में।